Hello students, previous video में we were discussing about the transformation equation for frame of reference involving translation, यानी कि स्थानांतरित निर्देश तंत्र हैं दो, यानी कि दोनों एक दूसरे से स्थानांतरित है, दोनों के बीच में ट्रांसलेशन है और दोनों किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या आएगी, तो हमने ये क्या कर लिया था, पोजीशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाल ली थी और वेलोसिटी की भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम निकाल करके गए थे। ठीक है, एक्सेलरेशन के मैं आपको बता करके गई थी कि कैसे होगा, मैं कर देती हूँ हालांकि। तो अगर आपसे कहा जाए कि अगर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस और एस डैश और उन दोनों के बीच में ट्रांसलेशन है यानी कि स्थानांतरण है, इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, और आपसे कहे कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकालो, तो सारी निकालनी है आपको, यानी कि पोजीशन की भी, वेलोसिटी की भी और एक्सेलरेशन की भी। लेकिन अगर आपसे कहे कि भाई पर्टिकुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन की निकालो, तो केवल वही निकालनी है। समझ में आ गई? चलो अब हम निकालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा, डी वी डैश अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, जिससे मेरे को क्या मिलेगा, ए डैश इज इक्वल्स टू ए। तो ये क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी कि रूपांतरण समीकरण किसकी, त्वरण की, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि एस डैश फ्रेम में जो त्वरण होगा वो एस फ्रेम में त्वरण के बराबर होगा, यानी कि केवल पोजीशन बदलती है, यानी कि अगर ऐसी स्थिति हुई तो केवल पोजीशन ही बदलेगी, यानी कि एस डैश फ्रेम में जो वेलोसिटी होगी, क्या वो एस फ्रेम की वेलोसिटी नहीं, सॉरी पोजीशन, क्या एस डैश फ्रेम की पोजीशन एस फ्रेम की पोजीशन के बराबर है, क्या नहीं है। इसका मतलब जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर होंगे या स्थानांतरित होंगे एक दूसरे से या ट्रांसलेटेड होंगे, तो क्या होगा कि दोनों फ्रेम्स में जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल नहीं होगी, यानी कि एस डैश फ्रेम में जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, इस तरीके से होगी, आर माइनस आर नॉट। क्योंकि हमने देखा था डेफिनेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या स्थानांतरण समीकरण क्या होती है, सॉरी रूपांतरण समीकरण क्या होती है, जो एक निर्देश फ्रेम में लिए गए ऑब्जर्वेशंस का संबंध किसके साथ बताए, दूसरे निर्देश तंत्र में लिए गए ऑब्जर्वेशंस के साथ। तो एक निर्देश तंत्र एस डैश का संबंध किसके साथ है, एस के साथ, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गई। लेकिन हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या देखी कि दोनों फ्रेम एक दूसरे के साथ गति नहीं कर रहे, मूव नहीं कर रहे, टाइम के रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, फिक्स है आर नॉट डिस्टेंस पर। इसलिए मिलने वाली जो तीन इक्वेशंस है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों ही समय पर निर्भर नहीं करती, यानी कि ये टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पर डिपेंड नहीं करती। जिसमें भी हमने ये देखा कि इक्वेशन 1 में तो पोजीशन तो चेंज हो गया एस डैश फ्रेम में, लेकिन जो वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है और जो एक्सेलरेशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो ये बताती हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यानी कि वेग और त्वरण दोनों निर्देश फ्रेम में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लिख देते हैं बाय इक्वेशन सेकेंड and third, it is clear that velocity and acceleration in S dash and S frame is equal। ठीक है, यानी कि दोनों ही निर्देश फ्रेमों में जो वेग आता है और जो त्वरण आते हैं वो बदलते नहीं है, यानी कि दोनों बराबर है। दूसरी बात, हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी लिखेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर ट्रांसलेशन, यानी कि स्थानांतरण होने पर जो रूपांतरण समीकरण मिलती है, ट्रांसलेशन does not depend upon टाइम। एक भी इक्वेशन समय पर निर्भर नहीं करती। तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 1, 2 और 3 से ये सिद्ध होता है या ये स्पष्ट है कि जो रूपांतरण समीकरण है स्थानांतरण के लिए वो समय पर निर्भर नहीं करती। समझ में आ गई? तो सारे हमने टॉपिक पूरा कर लिया, टॉपिक में क्या कंक्लूजन थे, क्या क्या निष्कर्ष हमारे निकले, वो भी हमने देख लिया। समझ में आ गई बात आप सभी को? तो फर्स्ट केस के लिए जो पहला केस है, यानी कि जहाँ दो निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष गति नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक निश्चित दूरी पर हैं, तो वहाँ पर पोजीशन की ये मिलती है, जहाँ पोजीशन चेंज हो रही है, ये वेलोसिटी की मिलती है, ये एक्सेलरेशन की जो चेंज नहीं हो रही है, और तीनों ही इक्वेशन समय पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, अब हम ले रहे हैं
सेकंड केस में दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष क्या करेंगे, गति करेंगे। तो हमारा जो सेकंड है उस केस का क्या नाम है, एक समान आपेक्षिक स्थानांतरित गतिशील। ठीक है, एक समान आपेक्षिक स्थानांतरीय गतिशील निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। समझ में आ गई? यानी कि कब निकालने हैं, जब दो निर्देश फ्रेम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या करें, गतिशील हो। अब की बार स्थानांतरण है, लेकिन कैसे है स्थानांतरित, एक समान आपेक्षिक, यानी कि वो गति कर रहे हैं, गतिशील, स्थानांतरित गतिशील। यहाँ पर ट्रांसलेट थे पर फिक्स दूरी पर थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दूसरा फ्रेम पहले के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूस मूव करेगा। फिर हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या मिलेगी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन रेफरेंस फ्रेम हैविंग यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि दो फ्रेम्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है, उसके लिए हमें क्या निकालनी है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो स्थिति क्या होगी, सुनो मेरी बात ध्यान से, यही चित्र होगा, लेकिन अंतर क्या होगा, देखो यहाँ पर तो क्या था, एस और एस डैश दोनों स्थिर थे, ठीक है, लेकिन अब की बार क्या होगा, एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में दूसरा फ्रेम मूव करेगा। ठीक है, ये एस फ्रेम और ये मेरे पास एस डैश फ्रेम। समझ में आ गई? ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करेगा। इसका ओरिजिन क्या है, ओ डैश, और इसका ओरिजिन क्या है, ओ। अब की बार ये दूसरा फ्रेम जो है ये पहले के रेस्पेक्ट में क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये बिंदु P है, चित्र यही बनेगा सेम है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या आएगा, केवल ये ओ डैश है, ठीक है, ये ओरिजिन है इसका। अंतर ये आएगा कि जो आपने पिछले चित्र में ये आर नॉट कॉन्स्टेंट बनाई थी, अब की बार ये चेंज होगी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है आर नॉट, ये कितनी होगी आपको पता है, टी समय में वी वेग से कितना गति करेगा, वी टी। हमें पता है v इज इक्वल टू, यानी कि वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी है, तो x बराबर तो वी टी आएगा ना, यानी कि t समय में v वेग से कितनी दूरी तय कर लेगा, वी टी। ठीक है, यानी कि अब की बार इस आर नॉट की जगह पर हमें आर नॉट तो रखना है, लेकिन वो टाइम का वेरिएबल है, टाइम का फंक्शन है, यानी कि वो समय जैसे जैसे बदलेगा तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, बदलेगी, क्योंकि ये मूव कर रहा है, कंटिन्यूस मूव कर रहा है। समझ में आ गई? तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, इन दिस केस एस डैश फ्रेम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब की बार दूरी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, देन इसको छोड़ो, इन टी टाइम ऐसे लिखना, इन टी टाइम पीरियड एस डैश फ्रेम विल मूव एक्स टी डिस्टेंस। मैंने क्या लिखा, इस स्थिति में जो एस डैश फ्रेम है वो क्या कर रहा है, नियत वेग v से गतिशील है, किसके सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट टू एस, विद रेस्पेक्ट टू एस। एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एस डैश कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, एस डैश फ्रेम जो है वो t समय में v वेग से कितनी दूरी तय कर लेगा, एक्स टी दूरी तय कर लेगा। समझ में आ गई? इसी को लिखो आप, हिंदी में जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखो कि एस डैश नियत वेग v से इस स्थिति में गतिशील है, जिसकी वजह से एस डैश निर्देश तंत्र t समय में वी टी दूरी तय कर लेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या क्या होंगी वो ध्यान दो आप। इनिशियली हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि जो एस और एस डैश है शुरू में संपाती हैं एक दूसरे से। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है, मतलब कैसे हैं, ये एस फ्रेम है तो दूसरा एस डैश भी इसी के ऊपर है, कब, t बराबर 0 पर। तो हम ये कंडीशन में लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देना, एट t इज इक्वल टू 0 बोथ s एंड s डैश आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब संपाती, संपाती का मतलब दोनों के ओरिजिन एक के ऊपर एक, यानी कि यही o है और यही o डैश है। इनिशियली दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि एक है उसके ऊपर दूसरा सेम एक ही जगह पर है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एस डैश ने मूव करना शुरू कर दिया, एस अपनी जगह पर रह गया। ठीक है, तो ये स्थिति बनी जो हमें दिख रही है।
समझ में आ गई। तो एस टी बराबर 0 पर क्या हुआ कि दोनों एस और एस डैश कैसे हैं, समपाती। ये आप लिख देना ब्रैकेट में। समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या होगा, वही इसके रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है पी का, इसके रेस्पेक्ट में वो क्या है आर, और इसके रेस्पेक्ट में कितना है आर डैश। यही पिछला वाला ही तो चित्र है, बस इस आर नॉट की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, वी टी लिख दिया। समझ में आ गई। ये आर नॉट भी पोजीशन वेक्टर ही तो है, किसका, ओ डैश का, किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ओ डैश का ओ के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है आर नॉट। पिछले इसमें ये बदल नहीं रहा था, फिक्स था, लेकिन अब की बार ये बदल रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम बदलेगा ये भी बदलेगा, दूर दूर जाएगा ना ये इससे। और पी का ओ डैश के रेस्पेक्ट में कितना है पोजीशन वेक्टर आर डैश, और पी का ओ के रेस्पेक्ट में कितना है आर है। समझ में आ गई। अगर ये वाला केस आपके सेपरेटली आ जाता है तो आप फिर पूरा लिखोगे कि कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश। एक बिंदु पी है जिसका ओ डैश के रेस्पेक्ट में स्थिति सदिश आर डैश है, ओ के रेस्पेक्ट में आर है, इसका इसके रेस्पेक्ट में आर नॉट है। ठीक है, तो आप जब कॉपी में लिखो तो ये सारी बात लिख के फिर ये बात लिखना, यानी कि ये सारी बात लिख के शुरू वाले केस में जो सारी लिखी है ये लिख करके फिर ये लिखना। ठीक है, चलो। लेकिन अगर दोनों केस साथ आ जाते हैं तो एक में बता दो ये सारी बातें, दूसरे में बताने की फिर ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलो, ये पता होना चाहिए। अब देखो ये तो आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप में कितना इंटेलिजेंसी है कि आपको अपनी चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करना है। आपने चित्र में जितनी भी चीज़ें दिखाई हैं उनके बारे में बताना आपका कर्तव्य है, तभी नंबर मिलेंगे। क्योंकि एग्जामिनर का भी तभी कर्तव्य बनेगा नंबर देने का, जब आप सब कुछ लिखोगे। समझ में आ रही है ना बात आपको। ठीक है, तो ये आपकी कला है, ये स्टूडेंट की कला है। कई बार होता है ना एग्जाम में हम कहते हैं कि मैडम मैं करके तो सब कुछ आया था, लेकिन पता नहीं इसके नंबर मुझसे ज़्यादा क्यों आए। तो भाई उसका एक्सप्रेसिंग जो आर्ट है वो ज़्यादा अच्छी है बजाय आपके। सब कुछ आना ही ज़रूरी नहीं है, उसको एक्सप्रेस करना भी उतने ही अच्छे से आना चाहिए, तभी नंबर ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं। ठीक, नहीं तो नंबरों का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसीलिए आता है वो डिफरेंस कि आपने वो चीज़ों को कॉपी में ठीक से शो नहीं किया। ठीक है, चलें, ट्राइंगल लॉ लगाओ, त्रिभुज नियम। बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के त्रिभुज नियम से हम जानते हैं क्या, नहीं क्या जानते हैं, वही शुरू वाली इक्वेशन। ये है इनका परिणामी, किस किस का, आर नॉट और आर डैश का परिणामी। आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, आर डैश प्लस आर नॉट। ये दोनों एक ही दिशा में दो वेक्टर हैं, इन दोनों का परिणामी विपरीत दिशा में जो सदिश होगा उससे पता लगेगा और दोनों का सम हो जाएगा। तो आपका आर डैश कितना आएगा, आर डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, आर माइनस आर नॉट, वही पुराना वाला ही है। लेकिन ये जो आर नॉट है इसकी जगह पर मैं वी टी लिखूंगी अब की बार। ठीक है, तो मेरे को इक्वेशन क्या मिल जाती है, आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी टी। ये क्या आ गई मेरे पास, स्थिति की रूपांतरण समीकरण। बात समझ में आ गई। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर, इस वाले केस की इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, 3 के बाद इसको 4 लिख सकते हो, लेकिन आप इसको एक एज ए सेपरेट केस समझ के चलो। उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन फॉर द केस व्हेन दो बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज आर मूविंग विद द रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आ गई। यानी कि जब दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष किसी नियत वेग से गतिशील है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या रूपांतरण समीकरण है किसकी, पोजीशन की। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इक्वेशन 1 represents the transformation equation for position। ठीक है, कब, जब दोनों एक दूसरे से नियत वेग से गतिशील है तब, उस केस के लिए। ठीक है, सेकंड के लिए क्या करेंगे, हम वेलोसिटी की चाहिए तो इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टी, जिससे क्या होगा, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करो ना, क्या आएगा, डी आर डैश बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी और वी टी। डी आर डैश बाई डी टी क्या बन गया, वी डैश, और डी आर बाई डी टी क्या बन गया, वी, है ना। और वी टी का कैसे करोगे, वी तो कांस्टेंट है, वी इज इक्वल टू क्या है भाई, कांस्टेंट, नियत वेग से गतिशील है, बार बार बोल रही हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो वी कांस्टेंट है, वी तो आ जाएगा बाहर, और टी का टी के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगा। तो ये किसको बताएगी, ये बता रही है इक्वेशन 2 ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो अब आप क्या देख रहे हो कि जब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नियत स्थिति पर थे तो वहाँ पर वी डैश इज इक्वल टू वी आया था, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई थी एस डैश और एस फ्रेम में, लेकिन यहाँ चेंज हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वी डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी मिल रहा है। यहाँ पर अंतर क्या है, अंतर समझो आप,
इस चीज़ को। इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें और इसमें आप एक काम करो, ये जो है ना dr/dt इसको u लिख लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इस v में और इस v में। समझ में आ गई? इसको हम क्या लिख रहे हैं, u। समझ में आ गई? तो v डैश इज इक्वल टू u माइनस v, दिस इज दी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो जब दो निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील होंगे, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में उनकी पोजीशन चेंज होगी, तो उस केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी मिलेगी वो इक्वेशन 2 से मिलेगी। और ये दोनों फ्रेम में अलग अलग होगी, यानी कि ये बी डैश में वेलोसिटी है, ये किस में, सॉरी ये बी डैश क्या है, एस डैश में वेलोसिटी, एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी, ये क्या है एस फ्रेम में वेलोसिटी, और ये वी क्या है, ये वी वो वेलोसिटी है जिससे एस डैश फ्रेम खुद गतिशील है। ठीक है, जबकि ये वी डैश और यू क्या है, ये कण की गति है, कण मतलब इस पार्टिकल की गति, जबकि वी क्या है, इस फ्रेम की गति। अंतर समझना। तो ये जो एस वी डैश है ये कण की गति है किस में, एस डैश फ्रेम में, यू है कण की गति एस फ्रेम में, और वी क्या है, फ्रेम की गति। ध्यान रखना आप इसको, वी कांस्टेंट है जबकि ये दोनों चेंज हो रही हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आप निकालना एक्सेलरेशन की, यानी कि त्वरण की। उसके लिए आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में, जिसको मैं सॉल्व करूँगी नेक्स्ट, उसमें कंप्लीट हो गया हालांकि ये। ठीक है, बस एक्सेलरेशन की बतानी है 1 मिनट में, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।